एचडी क्लासिक के चैनल में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 12वां। इससे पहले हमने आपको 11 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उससे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन सारी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं यानी सेट 1 से लेकर के 11 तक उसे आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद आ करके वीडियो के प्लेलिस्ट में आप उससे अपना क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन के साथ डिटेल में समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन राज्यपाल के रह गए थे, उसके बाद हम राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के सवाल को करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार का उपबंध दिया गया है। यानी कहा कि कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, वह किसी भी सदन में, चाहे वो आपका राज्य विधान परिषद हो चाहे वह आपका राज्य विधानसभा हो, ठीक है, वहां पे वो संदेश भेज सकते हैं यानी एसएमएस भेज सकते हैं और वहां पे वो अभिभाषण भी कर सकते हैं। तो ये वाला उपबंध दिया गया साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 175 में। इसे आप अच्छे से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 175 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उपबंध दिया गया है। तो आर्टिकल 175 कहता है कि सदन या सदनों में का मतलब कि दोनों सदन, जैसे विधान परिषद भी जहाँ हो विधानमंडल भी वहाँ हो, वहाँ की बात करता है, में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। इस अनुच्छेद में कहा गया कि जो राज्यपाल होंगे विधानसभा में या ऐसे राज्य जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद हो, दोनों हैं, कि एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण दे सकते हैं, यानी दोनों सदनों को वो एड्रेस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में अभिभाषण देते हैं, वैसे ही राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, या कह रहा है कि एक बात और कि विधानमंडल में अगर कोई लंबित कोई विधेयक है जिसके विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार करने के लिए अगर राज्यपाल चाहें तो वह सदन या सदनों को संदेश दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा विधेयक है या कोई मामला है जो राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में लंबित है। जैसे राज्य विधान परिषद में मान लीजिए अगर कोई मामला लंबित है या राज्य विधानमंडल में लंबित है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं उस विधेयक के मामले में, या कह सकते हैं कि भाई शीघ्रता से उसे आप रिजॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिए, संदेश भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ये बात भी आर्टिकल 175 में दिया गया है, 175 में दिया गया है। आर्टिकल 176 क्या कहता है, यह कहता है कि जो राज्यपाल होंगे विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सत्र के आरंभ में विधानसभा में विशेष अभिभाषण करेंगे। यानी विधान परिषद में, विधानसभा में, याद रखेंगे, विधानसभा में विशेष अभिभाषण करते हैं आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल। ठीक है, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2017 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए। तो अगर थोड़ा भी एग्जामिनर लेवल अच्छा करेगा तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में टपक जाएंगे भाई, है ना। देखो, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा विकल्प कह रहा है कि भाई यदि अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह निर्णायक मत नहीं कर सकता। ये दोनों बात सही है। जैसा कि हम लोगों ने लोकसभा के बारे में देखा था, वैसे ही आप मान के चलिए कि राज्य विधानमंडल में काम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट साथ ही सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों के दोनों आपके सही है। देखिए, एक और आर्टिकल है 177, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो सदन होते हैं, जैसे वो विधान परिषद के हों या विधानसभा के हों, जो सदन होते हैं उसके जो मंत्री होंगे, जैसे राज्य विधान परिषद के मंत्री या राज्य विधानमंडल के मंत्री, और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनके क्या अधिकार हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 177 कहता है कि भाई देखो, चाहे मंत्री हो, ठीक है, चाहे मंत्री हो राज्य के मंत्री, ठीक है, राज्य विधानमंडल के मंत्री या राज्य के महाधिवक्ता हो, ठीक है, इन दोनों के पास कुछ पावर होती है। क्या पावर होती है, पहला, वो चाहें, ठीक है, तो राज्य की विधानसभा में या राज्य की विधान परिषद में, ठीक है, या दोनों में, इन दोनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे मंत्री इन दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं
ठीक है, इन दोनों की कार्यवाही में ये लोग बोल भी सकते हैं, लेकिन मंत्री या अधिवक्ता ये दोनों लोग मत नहीं दे सकते। यहाँ पे याद रखिएगा, मत नहीं दे सकते। मंत्री मत केवल उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। जैसे मान लीजिए कि यह मंत्री विधानसभा का सदस्य है, तो अपना मत यह विधानसभा में देगा, विधान परिषद में मत अपना नहीं दे सकता। अब समझ के बात को ना, अगर वो विधान परिषद का मंत्री है तो विधान सभा में अपना मत नहीं देगा, बैठ सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ऐसे ही महाधिवक्ता तो मत कहीं नहीं देंगे, क्योंकि ये तो किसी सदन के सदस्य होते ही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिएगा, आर्टिकल 178 में कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष के बारे में। तो ये कहा गया कि भाई सुनो, देखो, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, बिहार की विधानसभा है, ऐसे, ठीक है। तो अनुच्छेद 178 कहता है भाई सुनो, देखो, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी, इन्हीं में से, अपने लोगों में से किन्हीं दो लोगों को यह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब कि अपने ही लोगों में से, बाहर का कोई लोग नहीं, अपने ही लोगों में से वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अब मान लीजिए कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कभी खाली हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तब क्या होगा? तो कहता है भाई देखो, अगर ऐसा कभी भी होता है, जब जब उनका पद रिक्त होगा, तब तब ये विधानसभा के सदस्य इनका चुनाव करेंगे। मतलब इनमें राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल का कोई योगदान नहीं होता। ये बात आर्टिकल 178 में कही गई है, ये ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर आपको बेहतर रूप से समझना है मेरे भाई, तो प्लीज आप संसद नाम का चैप्टर देखिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में समझा दी है, वही बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप संसद नाम के चैप्टर को देखिए, और अगर आप पहली बार विजिट करें तो मेरे दोस्त एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में आप पूरा प्लेलिस्ट एक बार फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए कि 14 आउट ऑफ 14 100% सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है भाई, है ना। प्रश्न करा तीसरा देखेंगे जरा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र साथी उपाध्यक्ष को देता है। किसको? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, ठीक है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने बी चुना तो आपका सही जवाब होगा। देखिए दोस्त, कह रहा है कि अनुच्छेद 179 पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया जो अध्यक्ष होंगे या जो उपाध्यक्ष होंगे, उनका पद कैसे रिक्त होगा, उनको पद त्याग कैसे करेंगे, या वो कैसे पद से हटाए जा सकते हैं। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद हम तीन चीज पढ़ेंगे: पद का रिक्त होना, पद का त्याग देना और पद से हटाया जाना। तो देखिए, कहता है कि यदि विधानसभा का वो पद रिक्त कैसे हो सकता है, एक स्थिति बताता है कि भाई लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे रिक्त हो सकता है। तो कहता है देखो, अगर वह विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तब वह अपना पद रिक्त कर देंगे। मान लीजिए कि किसी और मान लीजिए लोकसभा में चुन लिए गए या राज्यसभा में चुन लिए गए, ठीक है। किसी भी समय अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अगर उपाध्यक्ष को दे दिए तभी पद रिक्त हो जाएगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देते हैं तभी भी इनका त्यागपत्र मतलब पद रिक्त हो सकता है। ये दूसरा सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन क्या कहता है? अब तीसरा सिचुएशन कहता है कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो त्यागपत्र तो आपने देख लिया कि त्यागपत्र दे करके भी पद रिक्त कर सकते हैं, और सदस्य नहीं रहेंगे तभी पद रिक्त हो सकता है। अब पद से हटाए कैसे जा सकते हैं ये भाई, ये भी तो प्रक्रिया है। तो देखिए कैसे हटाए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा है, तो विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, ठीक है, द्वारा पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। समस्त सदस्यों का बहुमत का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 100। तो इसमें कितने लोग बहुमत देंगे? 50% यानी 51 लोग अगर संकल्प पारित कर देते हैं कि अध्यक्ष महोदय को हटाया जाए या उपाध्यक्ष महोदय को हटाया जाए, और तब उनको साथ ही हटाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए 14 दिन पहले अध्यक्ष महोदय को सूचना दिया जाएगा कि भाई हम आपके खिलाफ संकल्प ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 181 कहता है कि भाई सुनो, देखो, जब कोई संकल्प, मान लीजिए कि 51 लोगों ने संकल्प जारी कर दिया और 14 दिन पहले सूचना भी दे दिया है, ठीक है, 14 दिन पहले अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दिया कि अब आपकी बारी, हम आपको हटाने वाले हैं। तो अनुच्छेद 181 कहता है कि भाई देखो, अगर मान लीजिए
कि अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के बारे में कोई संकल्प जारी कर दिया गया हो, तो उस समय जो अध्यक्ष महोदय होंगे, पहली बात तो यह पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, अध्यक्ष महोदय क्या होंगे, पीठासीन नहीं हो सकते। मतलब ये इनका खत्म हो गया कहानी, अभी पीठासीन नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही सर लोग सवाल आए, इसलिए कह रहा हूँ कि संसद वाला चैप्टर देख लीजिए और बढ़िया से वहां समझाया हूँ। तो यहाँ भी समझ लीजिए पीठासीन नहीं होंगे, पहला चीज। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, मान लीजिए कि मतदान हुआ इनको हटाने के लिए, संकल्प पर मत बराबर हो गया। ठीक है, तो मत बराबर की स्थिति में अब यह निर्णायक मत नहीं दे सकते, मतलब कि यह अंतिम मत नहीं दे सकते। हालांकि याद रखिएगा कि विधानसभा के सदस्य के रूप में ये अपना मत दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब लोगों ने मत दिया तो ये दे सकते हैं, लेकिन जब मत बराबर हो जाएगा तब निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। यानी जब इनको हटाए जाने का कोई प्रस्ताव पारित होगा तब निर्णायक मत नहीं देंगे। और अगर कोई विधेयक हो गया, मान लीजिए कि कोई विधेयक है, उसमें अगर मत बराबर हो गया तो यह प्रथमतः मत नहीं देते, तब उसमें यह प्रथमतः मत नहीं देते बल्कि यह निर्णायक मत देते हैं। अगर कोई विधेयक का मामला होता है तो निर्णायक मत देते हैं, लेकिन अगर इनको हटाने का संकल्प पारित होगा तब यह निर्णायक मत नहीं देंगे। ये पॉइंट आपको साहब याद रखना अनुच्छेद 181 के तहत साथियों। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए विधानसभा भंग हो जाता है तब पर भी अध्यक्ष अपने पद पर साथी बने रहते हैं जब तक कि नई विधानसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला, यदि किसी बैठक में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो। अच्छा ये बात हो रही है कि साथी बैठक में, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षता करता है। देखिए दो कंडीशन आती है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये वैसे ही है जैसे लोकसभा में है, वैसे ही है। मान लीजिए साथी कि दो सिचुएशन है पद से हटने का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। पहला तो सामान्य स्थिति, मान लीजिए कि ऐसे कोई सामान्य स्थिति बनी, अध्यक्ष महोदय नहीं है। दूसरी स्थिति हो जाती है साथी किसी बैठक में बैठना है, उस समय नहीं है, तो ये दूसरी स्थिति को बताता है कि बैठक में। ठीक है, तो क्या होगा साथी, तो देखिए राज्य विधानसभा द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया व्यक्ति काम करेगा जब बात बैठक की होगी। अभी क्लियर कर लेते हैं मामला। देखिए क्या मामला, सुनिए। अनुच्छेद 180 क्या कहता है। अनुच्छेद 180 कहता है कि भाई देखिए दो सिचुएशन याद रखिएगा, 180 का एक और 180 का दो। मैं दोनों को आपको ऐसे अपने हाथों से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम समझेंगे साथी 180 और 180 में दो पार्ट, 180 का एक और 180 का दो। सिचुएशन क्या है, 180 में सामान्य तरीके से, ठीक है, सामान्य प्रयोजन हो रहा है और इस समय अध्यक्ष महोदय गायब है। इसमें अध्यक्ष क्या है साथी, वो गायब है। और इसमें क्या हो रहा है कि कोई बैठक होनी है, ठीक है, बैठक होनी है और बैठक में अध्यक्ष महोदय गायब है। स्थिति समझ में आ गया, एक सामान्य एक यहाँ पे। तो इस वाली स्थिति में, पहले वाली स्थिति में जब ये गायब है अध्यक्ष महोदय, तो उपाध्यक्ष कर्तव्यों का पालन करेंगे, उपाध्यक्ष कर्तव्यों का पालन करेंगे। यहाँ पर भी जब ये गायब है तो उपाध्यक्ष कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, तीसरा स्टेप। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अब उपाध्यक्ष महोदय गायब, मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब क्या होगा। तो सामान्य स्थिति में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग गायब हो जाते हैं तब इस काम के लिए राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, सामान्य स्थिति में साथी राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो अध्यक्ष के पद का काम करेगा। ये अनुच्छेद 180(1) में कहा गया। आप क्लियर कर लीजिए इस बात को, ठीक है। तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो अध्यक्ष पद पर काम करेगा अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों गायब हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर दूसरे वाले कंडीशन में जब कोई बैठक होगा और इसमें अगर ये महाराज गायब है तब क्या होगा, तब देखिएगा, तब कहा गया है क्या कि विधानसभा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विधानसभा के नियम के अनुसार, विधानसभा के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति को चुना जाएगा वह व्यक्ति, विधानसभा के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति को चुना जाएगा वह व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अगर मान लीजिए कि नियम के अनुसार चुना जाने वाला व्यक्ति भी नहीं हो तब क्या होगा, तब साथियों राज्य का विधानसभा जिस व्यक्ति को चुनेगा वह व्यक्ति अब काम करेगा। अब समझ गए, यही दोनों में अंतर होता साथी। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसे जूम कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए गए हैं।
अच्छा, सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पूरा सदस्य का नहीं, सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन और भत्ते का उपबंध कहाँ पे है? तो आर्टिकल 184 में। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर। ठीक है, देखिए कुछ आर्टिकल हैं, अब इन आर्टिकल को ऐसे पढ़ना है, इन्हें याद नहीं करना है। ठीक है, ये विधान परिषद से संबंधित है, इन्हें आपको याद नहीं करना, बस ऐसे एक बार पढ़ लीजिए। 182 में क्या दिया गया है? विधान परिषद होगा जिसमें सभापति और उपसभापति होंगे। अच्छा, आप जानते हैं ना कि 171 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। अभी इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 183 में क्या कहा गया भैया? जो विधान परिषद के सभापति होंगे और उपसभापति होंगे, सभापति त्याग पत्र देंगे उपसभापति को, उपसभापति त्याग पत्र देंगे सभापति को, पद त्याग करेंगे, पद से रिक्त होंगे, वही वाली प्रक्रिया है। ठीक है, 184 में विधान परिषद के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने वाले उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अच्छा, माफ करिए दोस्तों, 186 आर्टिकल हमें ध्यान नहीं आया, क्षमा करिएगा। 105वें का सी कर दीजिए, 184 हमने कर दिया, गलत है जाती, इसको 6C कर दीजिए। ठीक है, माफ करिए, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा था, हमने 186 पर फोकस नहीं किया। 186 होगा साथी, यहाँ पे सभापति उपसभापति के वेतन और विधान परिषद के भी, सॉरी, राज्य विधानसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, क्षमा करिएगा। देखिए 184 में क्या था? विधान परिषद के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की क्या शक्ति होंगी। मतलब मान लीजिए कि सभापति नहीं है, तो जैसे उपसभा, जैसे वहां पे विधानमंडल में हुआ साथियों कि अध्यक्ष नहीं थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी वैसे ही होंगी, एज इट इज। ठीक है, 185 में कहा गया कि जब विधान परिषद के सभापति या उपसभापति का पद हटाने का कोई संकल्प होता है तब वह पीठासीन नहीं होते हैं। 186 कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते। बस यही आर्टिकल 186 87 याद रखिएगा, ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं है साथी। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना और गठन के बारे में उपबंध किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे साथी कि किस आर्टिकल में यह उपबंध दिया गया है। तो आप जानते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की गठन, उसके संरचना के बारे में उपबंध करता है साथी। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 171 में क्या कहता है? इसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होगा। जैसे आज जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403, लेकिन हमारे विधान परिषद में कितनी सीटें हैं साथी? 100। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो उससे बैलेंस सही है। तो ये कहता है साथी, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया है, आप थोड़ा पेपर देखना प्रीवियस ईयर। कहा गया है कि साफ साफ कहता है कि भाई देखो, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। लेकिन कहता है किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद की, इससे कम नहीं होंगे। क्योंकि कहीं कहीं विधानसभा ऐसी है जहां पर सीटें 40 हैं टोटल, तो वहां पे विधान परिषद बनाया ही नहीं जा सकता साथी, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कितने हैं? 100 है। ठीक है, अगला चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सही है? अब आइए देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, और यह सवाल आप लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट। विधान परिषद के 1/6 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। क्या ये बात सही है? क्या यह बात सही है? ठीक है, अभी देखा जाएगा साथी। अगला, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये वाला बात तो सही है, लेकिन पहला वाला बात गलत हो जाएगा, क्योंकि साथी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है राज्य विधान परिषद में, ना कि 1/6। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिए जरा समझते हैं। अनुच्छेद 171 का 3 क्या कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाएगा। कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं।
पहला हो गया साथी राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानसभा। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य का, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 100 सदस्य हैं, तो यहाँ पे 1/3 यानी तकरीबन 33 सदस्य या 30 ही मान लीजिएगा, 33 मान लीजिए, 33 सदस्यों का निर्वाचन हमारे जो विधानसभा यानी जो हमारे 403 सदस्य हैं इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, यानी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यही हमसे पूछा था। अगला, ये सवाल इंपॉर्टेंट है साहब, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कह रहा कि विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला पंचायत, अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन के संस्थाओं के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि विधान परिषद के सदस्य का लगभग 12वां भाग शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष के शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, साथ ही सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, मैंने कहा कुल 4 प्रकार से चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य, जिसमें से आपने एक प्रकार की चर्चा कर लिया कि इसके 1/3 सदस्य जो हो गए इनका निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा, राज्य की विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है। दूसरा जो होता है साथी, विधान परिषद के लगभग में 1/3 सदस्य ये नगर पालिका जो होते हैं, जिला पंचायत या जो अन्य स्वायत्त संस्थान हैं इनसे मिलकर के एक निर्वाचक मंडल होता है वो चुनता है। ठीक है। तीसरा जो होते हैं साथी, इनमें तीसरे और चौथे में याद रखना होगा, तीसरे में विधान परिषद के सदस्यों का लगभग में 12वां भाग ये शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये शिक्षक कौन होते हैं, जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षा संस्था में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करते हैं, ऐसे टीचर चुनते हैं लगभग में 1/12 भाग। और 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पहले किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हों अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा स्नातक के तुल्य माने जाते हों। ठीक है। तो ऐसे लोगों के द्वारा भी इनका चुनाव किया जाता है। तो याद रखेंगे ये 4 प्रक्रिया होती है साथियों, इन चारों लोगों के द्वारा जो है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आगे बढ़िएगा। कह रहा कि राज्यों के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त साथियों जो हमारे राज्यपाल होते हैं वह भी कुछ लोगों का चुनाव मतलब कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को कि 1/6 भाग को राज्यपाल के द्वारा साथियों 1/6 भाग को विधान परिषद में नियुक्त किया जाता है यानी नामित किया जाता है। वह लोग विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन से संबद्ध होने चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का बी राइट आंसर, यानी दूसरा हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब साथियों। ठीक है। हम जानते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों संख्या का 16वां भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है, यानी खुली मतदान प्रणाली होगा। इसका मतलब कि जो सदस्य होगा वह जो एजेंट होंगे उनको मतपत्र दिखा सकता है, ऐसा। अगला साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या आवश्यक है। अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है। आप भारत के नागरिक हो, बात सही है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। साथियों एज क्या 25 वर्ष है? नहीं साथी, विधान परिषद के लिए आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वह ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा विकल्प नंबर डी में दिख रहा है, तो यही आपका हो जाएगा साथी राइट आंसर। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 173 विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताएं इसके बारे में दिया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह पहली बात तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात तो वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी बात संसद के द्वारा ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो विधि द्वारा विहित किया गया है। इसलिए संसद के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार
कुछ कानून है, जैसे विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, यानी नाम होना चाहिए आपका लिस्ट में, ठीक है, चाहिए, तथा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए। अगर राज्यपाल मनोनीत करना चाहते हैं तो उसी राज्य के व्यक्ति को कर सकते हैं जिसका विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं और का ला करके पटक दिया, ऐसा नहीं कर सकते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, तो पहला ऑप्शन करा के साथ ही विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये बात बिल्कुल सही है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, ये बात भी सही है साथी। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। देखिए यहाँ बात करें सारे तो करा कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, अतः यह कभी भंग नहीं होता है। लेकिन एक बात हम जानते हैं साथी कि संसद के द्वारा इसे समाप्त भी किया जा सकता है, इसके लिए बस संकल्प पारित करना होगा राज्य विधानसभा को, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर, इस प्रकार आप देखेंगे तो इसके प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य बने रहते हैं साथी। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेना पड़ता है। विधानसभा के कार्य के साथ ही विधानमंडल के दोनों सदनों के, चाहे वो आपका विधान परिषद हो चाहे वो आपका विधानमंडल हो, उनको जो है राज्यपाल के सामने शपथ लेना पड़ेगा। ये बात दिया गया है अनुच्छेद 188 में। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथी राइट आंसर। तो क्या कहा गया अनुच्छेद 188 में, कहा गया कि देखो चाहे वो राज्य विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, इन दोनों लोग को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल से शपथ लेना पड़ेगा और शपथ या प्रतिज्ञान लेना पड़ेगा राज्यपाल। अगर मान लीजिए कि राज्यपाल चाहें तो राज्यपाल इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब उसके सामने भी शपथ ले सकते हैं अगर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं शपथ दिलाने के लिए। तो अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्य विधानसभा के सदनों की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल चाहें तो दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो। अगला कह रहा है कि विधानसभा के सदन के बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए या कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, ठीक है, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है साथी। सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे आर्टिकल 189, इनमें क्या कहा गया, इनमें सदन में मतदान कैसे होगा, रिक्ति के होते हुए भी सदन के कार्य कैसे चलेगी, गणपूर्ति, मेनली हमारा फोकस होगा साथी गणपूर्ति के लिए। 189 में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन के कम से कम 2 अधिवेशन होंगे। कितने अधिवेशन? 2 अधिवेशन होंगे, यानी 2 बैठकें बुलाई जाएंगी, ठीक है। अनुच्छेद जैसे संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार ये कहा गया साथी कि जो पहला अधिवेशन होगा और जो दूसरा अधिवेशन होगा, इन दोनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सदनों की बैठक को बुलाने और उसको स्थगित करने का अधिकार वह राज्यपाल के पास होगा, इसे याद रखिएगा। अगर किसी सदन में, चाहे मान लीजिए हमें विधानसभा में बुलाना है या विधान परिषद में बुलाना है, तो बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए, यानी गणपूर्ति के लिए कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य जो वहां पे आवश्यक हो वो होना चाहिए। अगर उससे कम है साथी तो उसमें सभापति जो होते हैं महोदय, वह अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देते हैं जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती है। तो एक बार प्लीज इनका रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि ये चीजें भूल जाएंगी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। क्या ये बात सही है? नहीं साथी, दोनों सदन का सदस्य आप नहीं हो सकते, किसी एक सदन की सदस्यता आपको त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे राज्य विधानमंडल का भी और राज्य विधान परिषद का भी, दोनों का आप नहीं हो सकते। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, अनुज्ञा मतलब उसके बताए बिना, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक वैसा इस लोकसभा के केस में था। बिल्कुल सही है साथी, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए
अनुच्छेद 190 कहता है कि स्थान कैसे रिक्त होगा। कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य मान लीजिए चुन लिया जाता है तो उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा कि भाई आप कौन से में आप रहेंगे, कौन से में आप नहीं रहेंगे। ठीक है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, किसी सदन मतलब चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानमंडल हो, किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। साथियों, अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्ति अयोग्य होंगे, यानी अयोग्यता दिया गया है। आप अयोग्य हो जाएंगे कब? तो साथ ही याद रखेंगे, अगर आप भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लेते हैं तब आप अयोग्य हो जाएंगे। यदि आप सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिए गए हैं तब आप अयोग्य हो जाएंगे। अगर आप पागल दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं तभी भी आप अयोग्य हो जाएंगे। ये सारी केसेस जो है अयोग्यता को बताती है कि अगर आपकी ये सारी क्वालिटी हैं तो आप राज्य विधानसभा यानी विधायक नहीं बन सकते हैं। ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आप लाभ का पद धारण किए हुए हैं, जो सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत घोषित है, दिवालिया घोषित है, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य हो जाते हैं, या आप दल बदल के आधार पर अयोग्य होते हैं। तो इन सारे केसेस में आप जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कह रहा साथी कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता का निर्धारण संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। नहीं साथियों, ये पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण राज्यपाल निर्वाचन आयोग के सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 191 में जो भी उपबंध दिया गया था उसके आधार पे अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल इसके लिए जो है वह निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं साथी। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देकर स्थान रिक्त करना पड़ता है। ये बात तो सही है, करना तो पड़ेगा, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर। पहला हो जाएगा साथी आपका गलत जवाब। देखिए अनुच्छेद 192 कहता है कि भैया देखो, अनुच्छेद 191 में दिए गए उपबंध से में से किसी अयोग्यता से अगर कोई ग्रसित हो जाता है, ग्रसित है या नहीं है, इसका इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और राज्यपाल इसका विनिश्चय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके तभी देगा। और इसमें राज्यपाल का इस संबंध में निर्णय अंतिम है, इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते। अगर राज्यपाल कह दिया कि आप जो है अयोग्य हो चुके हैं किसी भी विधायक को, तो वो अयोग्य मान लिया जाएगा। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग से उसे परामर्श लेनी पड़ती है साथी। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की विशेषाधिकार और शक्तियों का उल्लेख है, यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार और शक्तियों को उल्लेखित किया गया है, कौन से आर्टिकल में किया गया है साथी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 194 है साथी, इसमें जो है विशेषाधिकार के बारे में चर्चा की जाती है। डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए क्या कहता है 193 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए विधानसभा या विधान परिषद की बैठक में सदस्य के रूप में भाग लेता है या फिर मत दे देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब से वह बैठा है उसे 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना पड़ता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा सदस्य है जिसे लगता है कि मैं अर्हित नहीं हूँ लेकिन फिर भी राज्य विधानसभा में बैठा हुआ है और मतदान भी कर देता है साथी, तो जौनी तारीख से जब वो बैठा है तब से उसे 500 रुपया लिया जाएगा जुर्माना। समझ रहे हैं? ठीक है। 194 क्या कहता है कि देखो भैया जो सदन होंगे ना उनके सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होंगे वो। 195 कहता है साथियों, ठीक है, कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होंगे माने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और सभापति को छोड़ करके उनके ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो राज्य विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे। यानी 195 में जितने विधायक वगैरह हैं उनके वेतन वगैरह में बात चर्चा की गई है साथी। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। साधारण विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है साथी। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर उत्पन्न हुई गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यपाल द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि यहाँ पे
बैठक बुलाने का कोई बंद नहीं है। जैसे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला लेते थे लोकसभा राज्यसभा का, लेकिन राज्यपाल ऐसा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। तो ए बी वाला गलत हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। देखिएगा, अनुच्छेद 196 से 207 के बीच में राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया में विधेयक साथी दो तरह से होते हैं। एक तो यहाँ पे बात किया गया है कि एक तो होगा साथी साधारण विधेयक, और एक होता है साथी आप जानते हैं मनी बिल यानी धन विधेयक। तो साधारण विधेयक ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी, कहने का मतलब चाहे विधान परिषद हो वहां पर भी लाया जा सकता है। ठीक है, और विधानसभा में तो लाया ही जा सकता है, विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में। जबकि धन विधेयक को यह केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, है ना। तो अगर किसी विधेयक को विधान परिषद में लाया जाता है तो उसे विधानसभा के पास भेजा जाएगा, और अगर विधानसभा के पास लाया जाता है तो पारित करने के लिए विधान परिषद के पास भेजा जाएगा। और अगर ये साधारण विधेयक दोनों के द्वारा पारित हो जाते हैं तब ये राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत इसके राज्यपाल की अनुमति के लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यही कहता है 196 की भाई देखो जो साधारण विधेयक होगा ना वो विधान परिषद और विधानसभा दोनों में लाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन में मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, चर्चा हो गई है ना। चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा के द्वारा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा में कोई साधारण विधेयक लाया गया तो यहाँ से विधानसभा से विधेयक पारित हो गया, तो विधेयक कहाँ जाएगा साथी, तो ये विधेयक जाएगा विधान परिषद में। ठीक है, विधान परिषद में जाएगा साथी। ठीक है, तो विधान परिषद को अगर आया मजा नहीं आया उस विधेयक में, तो विधान परिषद क्या कर सकती है, उस विधेयक को पहले कंडीशन में उस विधेयक को 3 माह तक अपने पास रोक सकती है। ये देखिएगा, 3 माह तक उसे जो अपने पास रोकेगी, फिर उसे जो है कुछ संशोधन करके 23 फिर से जो है वो विधानसभा को दे देगी। ठीक है, फिर से पुनर्विचार करके उसको विधानसभा को दे देगी। फिर विधानसभा क्या करेगा बेचारा, फिर से उसको देखेगा, ठीक है, पारित करके फिर से इसे विधान परिषद के पास भेजेगा, पुनर्विचार के पास, फिर से विधान परिषद को भेजेगा कि भाई देखो मैंने सही कर दिया क्या। तो विधान परिषद को लगा नहीं अभी मजा नहीं आया, तो विधान परिषद क्या कर सकती है कि एक बार और इसे 1 माह के लिए, अरे भाई यही ध्यान रखना है, एक बार और इसे 1 माह के लिए रोक सकती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माह के लिए ये रोक लेंगे मान लीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि अब जब ये फिर से 1 माह तक रोक लेती है तो इस स्थिति में अब क्या होगा कि दूसरी बार यानी संशोधन के बाद जिस रूप में उस विधेयक को विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जैसे मान लीजिए सेकेंड टाइम में आपने देखा कि संशोधन के बाद ये बेचारा भेजेगा, ठीक है, विधानसभा संशोधन के बाद, तो दूसरी बार में संशोधन के बाद भाई जाहिर सी बात है कि विधेयक का रूप बदल जाएगा, कुछ आर्टिकल वगैरह हिल जाएंगे, तो विधेयक का जो रूप होगा साथी यह रूप स्वीकृत मान लिया जाएगा कि दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। भले महाराज ये 1 महीने तक और रोक लें, 3 महीना तक और, यानी किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद क्या कर सकता है साथी, विधान परिषद उसमें विलंब कर सकता है, गतिरोध की स्थिति में उसे 4 महीने तक रोक सकता था। 3 महीना पहला केस, 1 महीना दूसरा केस, समझ में आ रहा है। तो इसी रूप में यह विधेयक साथियों क्या होगा, इसी रूप में अपना यह जो विधेयक है यह पहुंचेगा किसके पास, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल महोदय जो भी करें, अनुमति दें अनुमति रोकें, वो अभी चर्चा कर लिया जाएगा। पर ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गया ना, इसीलिए ये 4 महीने तक किसी विधेयक को रोक सकते हैं। गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं है कि नहीं बैठक, अरे 3 महीना इंतजार करेगा, फिर ये इनको देना ही पड़ेगा, फिर ये दे देगा, 1 महीना और इंतजार करेगा, 4 महीने महाराज के साथ पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि साथियों जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो डाक के तहत राज्यपाल की अनुमति के लिए रखा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि चाहे राज्यसभा द्वारा राज्य विधानसभा पारित कर दे, और अगर विधान परिषद है राज्य में तो विधान परिषद के द्वारा, ये दोनों लोग जब कोई विधेयक को पारित कर देते हैं तो अब यह विधेयक भाई कानून बनेगा तभी जब राज्यपाल इस पर साइन करेंगे। तो साथियों आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास जाते हैं। तो अब राज्यपाल के पास क्या क्या पावर होता है, पहला पावर आर्टिकल 200 के तहत जाएगा, इसको तो आप लोग समझ ही चुके हैं साथी। अब राज्यपाल क्या कर सकते हैं, देखिए राज्यपाल कर सकते हैं क्या साथियों कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं। अगर अनुमति दे दिए तो वह विधेयक क्या बन जाएगा, अब साथियों उस राज्य के लिए कानून बन जाएगा। या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं अगर वो चाहें, तो अगर उनको लगे कोई ये मामला राष्ट्रपति के लिए रखा जाना चाहिए तो उस विधेयक को रोक सकते हैं। जैसे भी आपने बहुत सारे केस ऐसे देखा है, पूरा हंगामा मच गया था। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल बार बार विधेयक को अपने पास रख ले रहे थे। विधेयक को सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए देखिए
सदन को ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, बस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं भेजेंगे, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल से पूछ करके ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बाकी किसी भी विधेयक को वह सदन में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगला साथी, राज्य विधायिका यानी राज्य विधानसभा द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहोगे सर आर्टिकल 200 के तहत यह अधिकार जो है मुख्यमंत्री के पास है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, राज्यों के राज्यपाल साथी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित, ये शायद यूपीएसआई 2021 का सवाल है, आप एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना। कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है जब राज्य विधानमंडल राज्यपाल द्वारा पुनः विचार करने के लिए लौटाए गए विधेयक को पुनः देखिए, जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया कि राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी विधेयक को पुनः विचार करने के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक है, पुनः विचार करने के लिए साहब ने विधानमंडल के पास भेज दिया। विधानमंडल ने क्या किया कि इस विधेयक को, ठीक है, जो राज्यपाल ने भेजा था उसमें संशोधन किया, यानी संशोधन सहित, या फिर संशोधन नहीं किया, संशोधन सहित फिर से जो है वो राज्यपाल के पास भेज देता है, मतलब चर्चा करने के बाद राज्यपाल के पास भेज देता है। तो अब राज्यपाल इस पर अनुमति देने से इनकार नहीं करेंगे। अब समझ रहे बात को, अब इनको अनुमति देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के विचार के लिए कैसे विधेयक को रख सकते हैं। तो राज्यपाल जो है, देखिए ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, उसको अल्पीकरण करता हो, उसका पावर जो है कम करता हो, इस प्रकार के विधेयक को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। उस पर वो जो है राष्ट्रपति से चर्चा विमर्श करके तभी आगे कार्यवाही करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन और कर रहा है सबसे अगला, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। अब देखिए किसी भी का मतलब यहाँ ये हो जाएगा, वैसे तो कुछ विधेयक ही होता है जिसके लिए ऐसा ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ में कई प्रकार के विधेयक हो सकते हैं और किसी का मतलब भी कई प्रकार का विधेयक हो सकता है। तो किसी विधेयक का मतलब चाहे जो वो विधेयक होगा, अगर राज्यपाल को लगेगा कि इसे हम, वो उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार के साथियों, ठीक है, किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना है, वो उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी विधेयक को, ठीक है, और एक शब्दावली और इस्तेमाल हो सकता है कि केवल कुछ, अगर ऐसा शब्द दे केवल कुछ विधेयक को, तो ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। अगर केवल कुछ कहे तभी भी और किसी भी कहे तभी भी, क्योंकि बात तो वही हो रहा है, केवल कुछ में भी हम नहीं समझ पा रहे कौन सा, और किसी भी में हम इस बात को नहीं निकाल सकते कि कौन सा। तो इसलिए ये वाला विकल्प भी आपका हो जाएगा सही। कहा था कि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना। यहाँ मंत्रिमंडल से आशय राज्य का जो मंत्रिमंडल होगा साथी वहां पे है, राज्य मंत्रिमंडल का है, ना कि यहाँ पर लोकसभा की जो मंत्रिमंडल है उनकी बात हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो संसद जो है साथी वो विधि बनाता है। संसद का मतलब साफ साफ हो गया यहाँ पे कि जो विधान पर, जो वहां पे साथी जो मंत्री परिषद है वह विधि बनाएगा। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का मतलब राज्य मंत्रिमंडल से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति अगर ऐसा कहने की अनुमति दे देते हैं राज्यपाल को, तो राज्यपाल अवहेलना कर सकते हैं। तो इस कारण से विकल्प बी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथी। दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हैं। यूपीएसआई में साथी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग तरीके से आंसर दिया गया। कहीं कहीं लोगों ने इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक माना है, तो कहीं कहीं लोगों ने इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दो माना है। अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग माना जा रहा है, कोई एक मान रहा है, कोई दो मान रहा है, लेकिन है दोनों सही है। ठीक है दोनों सही, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक और दो दोनों के दोनों सही है। अगर फिर भी इस प्रश्न में कोई डाउट आता है तो मेरे भाई, अगर आपको कोई ऐसा रेफरेंस दिखता है, कोई स्टैंडर्ड किताब दिखती है जो मैंने जहां से इस प्रश्न को लेकर के सत्यता की जांच की है, मैं अपने रिसोर्सेज आपको बता देता हूँ। डी बसु साहब की किताब मैंने देखी, उसमें भी दोनों रेफरेंस से सही था। फिर हमने DR लक्ष्मीकांत सर के बुक से मिलाया, फिर वहां पर भी ये चीजें सही है, ऐसा ही है। फिर उसके बाद हमने NCERT के रिसोर्स को देखा,
तब पर भी दोनों से निष्कर्ष, तीनों से निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों सही हैं, बस जरूरी है कि आप कौन से सिचुएशन पे क्या सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का हमने रेफरेंस यहाँ पे रखा है। फिर भी अगर ऐसा सवाल आता है तो ये चर्चा का विषय जरूर बनेगा एग्जाम के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में बताया और हमने ये भी बताया साथी कि किस प्रकार के विधेयक होंगे। लक्ष्मीकांत सर के नोट से ये बात उठाई गई, जैसे संविधान के उपबंध के विरुद्ध अगर कोई विधेयक होगा तब राज्यपाल अपने पास रख सकते हैं सुरक्षित राष्ट्रपति के लिए। अगर राज्य के नीति से तत्व के विरुद्ध कोई विधेयक होगा तब राज्यपाल उसे सुरक्षित रखेंगे राष्ट्रपति के लिए। अगर देश के व्यापक हित के कोई विरुद्ध विधेयक आएगा तब राज्यपाल सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई विधेयक होगा तब जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित उस विधेयक को रख सकते हैं। साथी अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, बिना राज्यपाल की सिफारिश के धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाई कोई विधेयक धन विधेयक होगा ये बात विधानसभा के अध्यक्ष महोदय तय करते हैं। और धन विधेयक आप जानते हैं अगर राज्यसभा में प्रस्तुत करना है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होगी। साथी राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होगी। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। यहाँ पे धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 198 में दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 के बारे में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को सिर्फ राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद के पास भेजा जाता है और वह उसे 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित विधानसभा को लौटा देगा। विधानसभा विधान परिषद की सिफारिश को स्वीकार करे या नहीं करते उसकी मर्जी है। याद रखना होगा कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्हीं से पूछ करके धन विधेयक लाया जाता है। अगला साथी क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करेगा, तो आपको सर वार्षिक वित्तीय विवरण ये राज्यपाल ही महोदय प्रस्तुत करते हैं। जैसे बजट जो है केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, वैसे अनुच्छेद 202 का प्रयोग करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरण ये राज्यपाल रखते हैं राज्य विधानमंडल के सामने। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 202 यहाँ पे करेक्ट आंसर। और केंद्र के संबंध में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर आर्टिकल 112 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 202 जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के प्राक्कलित यानी अनुमान की जो अनुमानित है उसके प्राप्ति और व्यय के विवरण रखवाएंगे और इस भाग में इसे हम वार्षिक विवरण कहते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य के वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय और व्यय का अनुमानित विवरण यानी बजट जो है विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि राज्य सरकार के आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए वह इस निधि से सरकार को धन दे सकता है, जैसे राष्ट्रपति दे सकते थे साथी लोक लेखा से, वैसे ही। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जैसे राष्ट्रपति महोदय जारी कर सकते हैं अध्यादेश, वैसे ही राज्यपाल महोदय भी जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 213 के तहत, कौन सा, आर्टिकल 213 के तहत यह महोदय जो है अध्यादेश जारी करेंगे साथी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 123 के तहत कौन जारी करता है, तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति। और जबकि 213 के तहत कौन जारी करता है, तो आप कहोगे सर 213 के तहत तो आप कहोगे सर राज्यपाल महोदय। ठीक है, कब जारी कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं एक सदन है तो विधानसभा का अगर सदन नहीं चल रहा है तब जारी कर सकते हैं। ठीक है, विधानसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा है तब जारी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं विधानसभा भी है और इसके साथ साथ विधान परिषद भी है, तो इन दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो या किसी एक का सत्र नहीं चल रहा हो तब जारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा किन विषयों पर यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राज्य सूची का जो विषय होगा उस पर भी जारी कर सकते हैं, साथ साथ में समवर्ती सूची का जो विषय होगा उस पर जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का कानून है भी ना पड़ जाए, बस यही याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जो ये जारी करेंगे अध्यादेश उसकी शक्ति क्या होगी, तो भाई उसकी वही शक्ति होती है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश की शक्ति होती है।
फिर से वही वाली कहानी ऐसा थी कि इस अध्यादेश को हम जैसे ही बैठक होती है उस बैठक के सामने रखते हैं और बैठक अगर उसे स्वीकृत कर लेती है तो वो कानून बन जाएगा, नहीं तो 6 सप्ताह के भीतर फिर बैठक उसे क्या कर देती है, खत्म कर सकती है। ठीक वैसे ही प्रक्रिया जैसे संसद में जब राष्ट्रपति का अध्यादेश रखा जाता है, ठीक वही सारा प्रक्रिया ऐसे ही राज्य के विधान सभा में भी होता है। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया है, अलग कुछ नहीं साथी। ठीक है, अगला सवाल है साथी, अब हम बढ़ेंगे उच्च न्यायालय की तरफ। और जैसा कि आपने भारतीय संविधान की भाग 6 को देखा और भाग 6 में हम लोगों ने कई सारे उपबंध को पढ़ा। भाग 6 में हमने आपको अध्याय 1 पढ़ाया, जिसमें अध्याय 1 में हम लोगों ने साथियों पहले तो साधारण पढ़ा। ठीक है, एक बात हम लोगों ने पढ़ा साधारण, ठीक है, जो कि साथियों आर्टिकल सिर्फ एक ही आर्टिकल को कवर करता था। और आप कहोगे सर ये जो हमारा आर्टिकल 152 है ये साधारण में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने राज्य की कार्यपालिका पढ़ी साथी। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों ने अध्याय 2 में साथियों पढ़ा। ठीक है, जो कि साथियों आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 153 से लगा करके ये वाला था साथियों। ठीक है, और 167 तक था, ये हम लोगों ने पढ़ा 153 से 167 तक हम लोगों ने पढ़ा साथी। ठीक है, फिर आप देखेंगे हमने आपको अध्याय 3 पढ़ाया और अध्याय 3 में हमने राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, राज्य की विधायिका के बारे में साथियों हम लोगों ने पढ़ा। और विधायिका में आपने देखा कि अनुच्छेद 168 से लगा करके हमने आपको 212 तक बताया, जो इंपॉर्टेंट बातें थी हम लोगों ने वो पढ़ा। फिर हम लोगों ने अध्याय 4 के बारे में पढ़ा साथी, और अध्याय 4 में हमने राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ी, अध्यादेश की शक्ति पढ़ी, जो कि आर्टिकल 213 में दिया हुआ था। ठीक है, अब साथी हम बात करेंगे भाग 5 की। इसका जो भाग 5 है साथी, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो भाग 5 में अगर आप देखेंगे तो हम इसमें उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। और उच्च न्यायालय का जो साथियों राज्य के उच्च न्यायालय का जो है केस, वह 214 से लगा करके, यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 214 से लगा करके साथियों और आगे 232 तक हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा छठा भाग होता है, लगे आप तो उसको भी देख लीजिएगा, जो हमारा भाग छठा होता है साथी, इसमें हम अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि 233 से लगा करके, ठीक है, आर्टिकल 233 से 237 तक है। ये हमारा भाग 6 है। आपको क्लियर हो गया। भाग 1 इसमें हम साधारण पढ़े 152, भाग 6 के 1 में, भाग 6 के 2 में हमने 153 से 167 कार्यपालिका पढ़ी। फिर हमने तीसरे वाले अध्याय में 168 से 222 करी। चौथे अध्याय में हमने आपको 213 बताया। फिर पांचवें अध्याय में अब हम चर्चा करेंगे 214 से 232 तक। फिर हम छठे अध्याय में 233 से 237 तक चर्चा करेंगे। इसके बाद आना चाहिए भाग 7। आप कहोगे सर भाग 7 आएगा, बिल्कुल, लेकिन आप जानते हो भाग 7 यह क्या कर दिया था साथी, निरस्त कर दिया गया। और इस भाग में आपसे चर्चा करें तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 238, ये जो है हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये साथियों निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम भाग 10 की चर्चा आगे आने वाले क्लास में करेंगे। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कारा के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहा गया आर्टिकल 214 में, यानी शुरुआत में ही बात कह दिया गया आर्टिकल 214 में। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए उच्च न्यायालय में आर्टिकल ज्यादा पूछा जाएगा, इसीलिए इसका सिर्फ आपको आर्टिकल रखना है और कुछ नहीं ध्यान देना है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक में राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि 231 कहता है कि देखो संसद के पास, ये सवाल बार बार पेपर में आता है तो याद रखिए, संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होगा। यानी अगर चाहे तो 2 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय जो है बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, संसद बना सकते हैं। कहाँ दिया है ऐसा उपबंध, तो 231 में ऐसा उपबंध दिया गया है। क्लियर है, ठीक है, चलिए उड़ाते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। डाडार के तहत उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, मैंने चर्चा कर लिया है, इसलिए आप उसे जरूर लिखिएगा। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, न्यायपालिका में मैंने आपसे को अच्छे से पढ़ाया है भाई, मतलब कि जो जजमेंट होगा वह रिकॉर्ड किया जाएगा और वह सभी अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक साक्ष्यात्मक मूल्य रखेगा, यानी साक्ष्य की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। आपने बहुत बार बहुत केस में सुना होगा, पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि न्यायालय ने ऐसा कहा था, अपने इस बात में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा था, यानी जो इसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वो जो न्यायालय निर्णय दे चुका है उन सारे निर्णय के आधार पर अपना जो है
न्याय कर सकता है साथी। तो ये होता है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, यानी इसके सारे मामले को रिकॉर्ड किया जाता है अनुच्छेद 215 के तहत। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि भाई देखो, जैसे उच्च न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय है ना, वैसे ही उच्च न्यायालय भी एक अवधेय न्यायालय है। 217 कहता है कि भाई देखो, इनके जो न्यायाधीश है ना उच्च न्यायालय की, इनकी जो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है ना, वो 217 में है। दो अनुच्छेद 219 कहता है कि भाई उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के शपथ और प्रतिज्ञान है ना, वो हमसे पूछो। अनुच्छेद 220 कहता है कि देखो, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के द्वारा ये विधि व्यवस्था पर निर्बंधन लगा गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये जैसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर उस जिस राज्य में है, उसके बाद उस राज्य में उस लेवल पे, उसके नीचे के लेवल पे कोई भी विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। विधि व्यवसाय मतलब वकालत वगैरह नहीं कर सकते हैं, ऐसा 220 में दिया गया। 221 कहता है कि भाई सुनो देखो, उच्च न्यायालय के वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और आदि के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, अभी सब पर डिटेल में चर्चा होगा, तनाव मत लीजिएगा। देखिए कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। तो भैया इनकी नियुक्ति करते हैं महोदय राष्ट्रपति जी, यानी महामहिम महोदय नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अब यहीं से कहानी हमारी शुरू होती है। आर्टिकल 216 क्या कहता है? कहता है उच्च न्यायालय का गठन। ये कहता है भैया देखो, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेंगे, मिलकर बना होता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश मैंने संख्या निश्चित नहीं है। अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं किया गया है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद के द्वारा नहीं हो, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे संसद का कोई काम नहीं है, ना तो राज्य विधानमंडल का काम है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा। अभी इस पर चर्चा और अच्छे से करेंगे। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से करेगा। मेरी भाषा में सुनिए, देखिए 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 217 क्या कहता है? देखिए कहता है कि मान लीजिए ये हाई कोर्ट है, ठीक है, तो हाई कोर्ट में दो लोग होंगे। कौन कौन लोग होंगे? एक तो होगा बेचारा चीफ जस्टिस, एक होगा अदर जस्टिस। ठीक है, तो अगर ये हाई कोर्ट है, ठीक है, अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? तो देखो भैया, नियुक्ति तो प्रेसिडेंट इनकी भी करेंगे, नियुक्ति प्रेसिडेंट इनकी भी करेंगे। अंतर क्या है? इनको जब नियुक्त करना होगा तब क्या अंतर है, इनको नियुक्त करने में क्या अंतर है? तो कहता है भाई देखो, जब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे तो पहले नंबर पे सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये बात क्लियर है? ठीक है, और सुनिएगा, इनकी भी नियुक्ति करनी है तो पहले सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सीजीआई साहब दोनों जगह सलाह देंगे। ये तो क्लियर है? ठीक है, फिर क्या कहता है? अच्छा, ये दोनों ये हो गई। इस वाले केस में सीजीआई बनाना है तो और एक लोग से परामर्श लेगा, जिसका नाम है साथी गवर्नर का, यानी राज्यपाल का। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात होती है साथी, यहाँ पर भी गवर्नर का, यहाँ पर भी सलाह लेंगे, लेकिन यहाँ एक लोग का और सलाह लेंगे। किसका? इस जैसे इस उच्च न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनका भी सलाह लेगा। बस यही अंतर है, अदर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी सलाह लेना पड़ता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर का सलाह लेना पड़ता है। बस यही अंतर है, यही दिमाग में रखना है कि अगर हमें अदर जस्टिस को लाना है तो भैया हमें इनसे भी पूछना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस लाना है तो भैया हमें इन दोनों लोग से पूछना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? ओके सर। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के लिए कितना था? तो आप कहोगे सर याद नहीं आ रहा है, 65 साल तो था, और उच्च न्यायालय के लिए 62 साल है, 3 साल कम है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि इनको एज को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तब क्या होगा? तो साथियों याद रखिएगा, ऐसी कंट्रोवर्सी का रिजॉल्व प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और यह प्रेसिडेंट जो है इसके लिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेकर करते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का यहाँ पे निर्णय अंतिम होता है। अगर एज को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, जो कि 62 वर्ष से साथी, तो उस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व प्रेसिडेंट करेंगे, और इससे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श भी लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और प्रेसिडेंट यानी महामहिम का निर्णय अंतिम होता है। घबराइएगा मत, ठीक है। अगला वही बात जो मैं बोला वही लिखा है। अगला,
निम्नलिखित में से किसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल से हटाने की शक्ति है जब संसद प्रत्येक सदन में एक प्रस्ताव पारित कर देता है? देखिए, अब हटाने की शक्ति चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय, अंतिम रूप से किसके पास होती है? तो आप कहोगे सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन इसका एक प्रक्रिया होता है साथी। कैसा प्रक्रिया होता है? तो आप कहोगे सर पहली बात, अगर हम केंद्र में ताकें तो केंद्र में क्या होता है? ये सदन है साथी, और सदन में मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा है मान लीजिए। तो ये लोग क्या करते हैं साथी? संकल्प लाते हैं। ठीक है, संकल्प लाते हैं साथी, है ना। और एक आधार होता है हटाने का, एक आधार होता है साथी हटाने का। और आधार क्या है आप जानते हैं? आधार की चर्चा मैंने किया था कि शिष्टता और इनके ऊपर कुछ आधार होता है जिन्हीं आधारों पर इनके ऊपर साथियों लांछन लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जाता है। तो अब देखिएगा, ये एक आधार पर कि वो उनका मिसबिहेवियर है, ठीक है, इस बेस पर उनके खिलाफ जो है साथी संकल्प लाया जाता है। और एक महाभियोग संकल्प यह होता है, क्या होता है? महाभियोग प्रस्ताव होता है। इस संकल्प को ही हम साथियों महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, जो कि इनके द्वारा लाया जाता है हटाने के लिए सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, अब इसके लिए फिर ये क्या होता है? आप कहोगे सर जो विधेयक होता है वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा बहुमत से साथियों पारित कराया जाता है। उसके बाद ये तीन सदस्यीय समिति बनती है साथी, जांच समिति बनती है, और इनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करती है। जांच करने के बाद यह समिति जो है साथी वो अपना रिपोर्ट देती है किसके पास? तो आप कहोगे सर समिति जो है सदन को अपना रिपोर्ट देती है, और फिर अंतिम में सदन जो है अपना प्रतिवेदन देते हैं किसे? महामहिम को यानी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा उक्त यानी संबंधित न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। ये पूरा प्रक्रिया किसके बारे में है? राज्यसभा को, ये केंद्र सरकार के में ऐसा पूरा प्रोसेस होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। साथ ही अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो भी सेम प्रक्रिया हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिद्ध कदाचार या असमर्थता वाला बात यहाँ पर भी होगा साथी। सेम प्रक्रिया, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं वैसे उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश हटाए जाएंगे। सेम प्रक्रिया है, इसे आप याद रखिएगा। यानी एक बार फिर से आपसे मेरा निवेदन है, आर्टिकल 124 का 4 आप पढ़िएगा और एक बार प्रक्रिया को पढ़ लीजिए। सेम प्रक्रिया से हम इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नहीं, हटाइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान? भाई शपथ कहाँ पर लेंगे? तो देखिए शपथ लेते हैं अनुच्छेद 219 के अनुसार। शपथ कहाँ पर लेंगे? तो देखिए उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं साथी, यानी न्यायाधीश जो होते हैं, वो शपथ गवर्नर के सामने लेते हैं। ठीक है, गवर्नर मतलब राज्यपाल के सामने, या राज्यपाल द्वारा अपॉइंट कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्यपाल अपॉइंट करता है इस काम के लिए, उसके सामने भी साथियों शपथ ले सकते हैं। मान लीजिए गवर्नर नहीं है तो वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वह साथियों शपथ इनको दिला दे। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मान लीजिए सर कोई जो हाई कोर्ट है वह 2 या अधिक राज्यों के लिए है, तब क्या होगा? तो या 2 स्टेट के लिए तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी गवर्नर ही दिलाते हैं साथी। तो किस राज्य के गवर्नर दिलाते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यूपी और बिहार, इन दोनों का जो न्यायपालिका है, यूपी में न्यायपालिका मान लीजिए नहीं है उच्च न्यायालय, और बिहार में उच्च न्यायालय है, तो शपथ कौन दिलाएगा? यूपी के राज्यपाल दिलाएंगे कि बिहार के दिलाएंगे? तो साथी बिहार में है तो यहीं के दिलाएंगे। बात समझ गए ना मेरी? मतलब जहाँ पे वो प्रिंसिपल सीट होगा, जहाँ पे मुख्य स्थान होगा, उस जगह के उस राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा होगा तो इसका रिजॉल्व यही है साथी। ठीक है, 219 मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, कोई मतलब वैसे देखने का नहीं है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते ये कौन देता है? अच्छा, वेतन भत्ते, देखिए पेंशन तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन वेतन भत्ते ये राज्य के संचित निधि से है। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे पेंशन कौन देता है तब, तो साथियों यह जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी CFI के द्वारा दिया जाता है, यानी राज्य भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है, जबकि वेतन भत्ता वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा। और एक चीज देखिएगा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन भत्ता ऐसा जो संसद विधि के द्वारा, राज्य विधानमंडल नहीं, संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे।
न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टियां, अन्य प्रालब्धियां संसद द्वारा तय किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संसदीय निधि से, जबकि पेंशन भारत के संसदीय निधि से। अनुच्छेद 360 में कहा गया कि अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति महोदय इनके वेतन भत्तों में कमी कर सकते हैं। साथी अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? देखिए, उच्च न्यायालय का ही न्यायाधीश होगा जिसे कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और पता है ये सब मामूली काम है नहीं, तो राष्ट्रपति की सेवा कौन करेगा यार? सीधे डी आंसर आप मारिए, बिना राष्ट्रपति के सब काम नहीं होगा। देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 223 के तहत। कभी भी ऐसा होता है जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, या जब मुख्य न्यायाधीश किसी काम से बाहर चले जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं, तब जो महामहिम होते हैं यानी राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, यानी वही उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए सलाह नहीं ले रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा साथी कि संबंधित उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय मैंने वह उच्च न्यायालय चाहे कोनो अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कौन कर सकता है? देखिए, बात सिंपल सी है, मेरी भाषा में समझिए इस प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे हमारा है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का मान लीजिए है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हम और कर सकते हैं। क्या दो चीजें कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो हम तीन चीजें ध्यान रख सकते हैं। पहली बात तो हम कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये काम कौन किया? तो आपको सर राष्ट्रपति महोदय ने इसे किया, प्रेसिडेंट ने किया, ठीक है। एक काम और होता था, मान लीजिए कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा काम आ गया है या बहुत ज्यादा काम है, इतना ज्यादा काम उसको निपटारा करना जरूरी है, ठीक है, मतलब कुछ कार्य बकाया है, तो राष्ट्रपति एक काम और कर सकते हैं, ये एक और प्रकार के अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अपर कहिए या कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कौन कर सकता है? ये काम भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ये दो काम हो गया, ठीक है। एक तीसरा काम होता है, तीसरा काम क्या होता है ये समझिएगा, सेवानिवृत्ति। तीसरा काम हम यहाँ समझा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेचारा अभी रिटायर हुआ है, पी नाम का कोई व्यक्ति है, क्यू नाम का कोई व्यक्ति है साथी, जो कि बिहार के या हरियाणा मान लीजिए वहां से रिटायर हुआ है, इसका नाम आर है, ठीक है। तो हमारे न्यायालय में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, चाहे वो हमारे ही न्यायालय के रहे हों, मतलब चाहे ये यूपी के रहे हों साथी, चाहे वो उत्तराखंड के रहे हों, कोई मैटर नहीं करता, यूपी के भी हो सकते हैं, उत्तराखंड के भी हो सकते हैं। इन्हें हम बस उच्च न्यायालय के होने चाहिए, उच्चतम न्यायालय के नहीं, इन्हें हम अपने यहाँ यानी हमारा जो न्यायालय है इलाहाबाद वाला, अपने यहाँ किसी बैठक के लिए बुला सकते हैं, यानी हम अपने यहाँ हाई कोर्ट में किसी बैठक के लिए इनको बुला सकते हैं, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हम बुला सकते हैं। लेकिन ये वाला बुलावा काम कौन करेगा? दोनों काम तो समझ में आ गया सर, राष्ट्रपति करते हैं, अपर न्यायाधीश का भी और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का भी, लेकिन इस सेवानिवृत्ति वाला बुलावा कौन करेगा? तो देखिए, सेवानिवृत्ति वाला बुलावा जो हम करेंगे वो जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं साथी, वो करेंगे। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति से सहमति लेंगे। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे और सहमति किससे लेंगे साथी? राष्ट्रपति से सहमति लेकर के बुलावा भेजेंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या समझ में आ रही बात? तो भैया, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुलाना है तो विकल्प नंबर भी आपको दे देना है। समझ में आ गया होगा तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, नहीं समझ में आ गया होगा तो इसको एक बार पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा, छोड़ना नहीं। 224 और 224 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका? तो आप तो ये तो घोर के पी गए होंगे, मैंने बार बार बताया 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करती है
और और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय साथी रीट जारी करता है। मैंने बार बार आपको बताया, ठीक है। अगला सवाल करिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बात वही लिखा है जो मूल अधिकार में लिखा था। अगला सवाल है साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है? यानी वह अधीक्षण कर सकता है सभी का। खतरनाक होता है साथी आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 इसे एडमिनिस्ट्रेशन का पावर देता है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की पावर देती है साथी। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है यह क्वेश्चन यूपी दरोगा भर्ती 2021 में पूछा भी गया था, क्योंकि मैंने कहा था कि उच्च न्यायालय के जो सवाल है उसको रखना और उस पर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, अलग से क्वेश्चन इस पर बनता ही नहीं है। इसके तहत अनुच्छेद 127 के तहत सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। इसके तहत उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो 227 बताना। प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालय और जितने भी न्यायाधिकरण हैं इनके अधीक्षण की शक्ति है। स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार नहीं होता है। भाई सशस्त्र बल का फंडामेंटल अलग है, वहां पे लिवर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगला, भारतीय संविधान के डाट के तहत उच्च न्यायालय को कुछ मामलों की अंतरण की शक्ति प्रदान की गई है। कुछ मामलों का अंतरण का क्या मतलब होता है अभी बताते हैं। अनुच्छेद 228 समझ लीजिए। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे मान लीजिए जो हमारा हाई कोर्ट है, ये मान लीजिए हमारा हाई कोर्ट है साथी, है ना, ये हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है। आप जानते हैं इसके अधीन सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय होगा साथी, ठीक है। तो अगर हमारे हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें संविधान की व्याख्या है और वो मैटर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास है, अधीनस्थ न्यायालय के पास है, और उसे लगता है कि संविधान की व्याख्या या विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो इस अधीनस्थ न्यायालय से उस मामले को हाईकोर्ट अपने पास मंगवाता है आर्टिकल 228 के तहत, और चाहे तो उस मामले को स्वतः सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है, या चाहे कि उस विधि के प्रश्न को हल करके फिर से मामला जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दे, भैया आप अपना कार्रवाई करो। मतलब दोनों कर सकता है, विधि का प्रश्न सॉल्व करके उसे दे भी सकता है या पूरे मामले को ही अकेले सॉल्व कर सकता है, बस उसमें संविधान का व्याख्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान का व्याख्या का अधिकार है और हाई कोर्ट को भी है, ठीक है। तो ये काम आर्टिकल 228 के तहत हो सकता है साथी। मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला करते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अच्छा, अधिकारी और सेवक, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है ना, तो इसमें अब आप देखेंगे जैसे आरओ का वैकेंसी आएगा या क्लर्क का आएगा या एससी का ग्रुप डी का आएगा, ये सब का। तो आर्टिकल 229 के तहत अधिकारी तथा सेवकों की नियुक्ति का प्रोविजन दिया गया है साथी, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। अब मैटर ये पड़ता है कि इनके जो ये अधिकारी हैं, जो सेवक हैं, इनको वेतन कौन देगा, इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो देखिए इनके वेतन का निर्धारण जो होता है साथी वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं साथी वह इनके वेतन का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश खुद नहीं करना चाहते हैं, तब कौन कर सकता है? तो पहला तो वह व्यक्ति या वह न्यायाधीश कर सकता है, कोई अदर जस्टिस कर सकते हैं साथी, कोई अदर न्यायाधीश कर सकते हैं जिसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस काम के लिए नियुक्त करता हो, मतलब वो भी कर सकते हैं। या वो चाहें तो किसी अधिकारी को ये काम दे सकते हैं कि भाई आप जो है इनका वेतन वगैरह निर्धारित करो, तो वो किसी अधिकारी को भी ये काम दे सकते हैं साथी। मतलब इन दोनों की नियुक्ति जो है, इन दोनों को ये काम देंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और बाकी अमूमन या जो इनके जो वेतन वगैरह होते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल होता है 229 के तहत। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए जो ये अधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित, अगर उनके वेतन से संबंधित या उनके भत्तों से संबंधित या उनके पेंशन से संबंधित या उनकी छुट्टी से संबंधित कोई रूल बनाना है, कोई नियम बनाना है,
तो भाई इन सारे नियमों को वो चीफ जस्टिस अकेले नहीं बनाएंगे, इसके लिए राज्यपाल के अनुमोदन की जरूरत होगी। ध्यान रखिएगा, अगर नियम बनाएंगे तो राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है। बाकी वेतन वगैरह तय कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे संबंधित कोई नियम आप बनाएंगे तब राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अपनी मर्जी से आप नियम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये बात दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना, आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या रोक करके वीडियो पढ़ लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय? तो ये तो आप जानते हैं, मैंने अभी आपसे बताया था, एक आर्टिकल की मैंने चर्चा भी करी हुई है कि भाई इसके तहत जो है ये महोदय 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं साथी। अच्छा, संघ शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहां पे उच्च न्यायालय कौन बनाता है? तो साथियों 241 के तहत संसद के पास ये पावर होता है। जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, जो हमारे यूटी आगे आगे चल के भाग 8 में इस पर चर्चा भी करेंगे, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं यानी जो हमारे संघ शासित राज्य होते हैं, वहां के लिए साथियों यह क्या कर सकते हैं? उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। तो ये 241 में है, जबकि 231 में वो कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय साहब बना सकते हैं। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। समझिए इस बात को। मान लीजिए कि एक हाई कोर्ट है साथी, ठीक है, एक हाई कोर्ट है पंजाब, मान लीजिए चंडीगढ़ है, वैसे राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान है, राजस्थान हाई कोर्ट है, हमारा छोटा भाई वहां पे काम भी करता है राजस्थान हाई कोर्ट में, है ना। और हमारा यूपी का हाई कोर्ट है साहब, ठीक है, यूपी का हाई कोर्ट है, और कुछ न्यायाधीशों को अब जो है ट्रांसफर करके राजस्थान से उत्तर प्रदेश में लाना है। ठीक है, तो ट्रांसफर, पहली बात तो स्थानांतरण करने की शक्ति तो किसी के पास होगी ही, हाँ जाहिर सी बात है। कौन करेगा स्थानांतरण साहब? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर करेगा कौन? तो मैं एक एक को बता रहा हूँ, आपको सुनना है। प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट इसके लिए परामर्श लेंगे, किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट परामर्श लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श दिए। अच्छा, एक बात और कहता है कि देखो भैया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, ये अकेले परामर्श नहीं देंगे, तब कौन देगा? चीफ जस्टिसों बेचारे परामर्श लेंगे अपने से 4 वरिष्ठतम, कितने? 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से। देखिएगा, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से भाई साहब ये खुद परामर्श लेंगे, तब उस परामर्श को 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श लेंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उस परामर्श को किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। तो बस वही सवाल है, कितने परामर्श, कितने लोग से लेंगे मुख्य न्यायाधीश परामर्श? तो उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से। अच्छा, यही कहानी नहीं खत्म हो जाती, तो प्रेसिडेंट मान लीजिए सीजीआई का परामर्श तो पा गए, अब प्रेसिडेंट को एक लोग से और परामर्श लेना पड़ेगा। कौन से लोग भाई? एक नहीं 2 लोग से। कौन 2 लोग हैं? एक तो जहां से ये बेचारे जाएंगे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, यानी राजस्थान कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेंगे, पहला व्यक्ति ये। और दूसरा व्यक्ति जहां को ये जाएंगे, यानी जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे इनसे, तो इन दोनों व्यक्तियों से भी परामर्श लेंगे कौन? महामहिम यानी प्रेसिडेंट जी। तो चीफ जस्टिस से भी परामर्श लेंगे और चीफ जस्टिस 4 लोग से परामर्श लेंगे, फिर उसके बाद 2 और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे, जहां से जाएंगे वहां, जहां को जाएंगे वहां से भी। आपकी समझ में आ गई बात? तो ये परामर्श लेते हैं और ये लोग अपना परामर्श राष्ट्रपति महोदय जी को देते हैं, तब जाकर के किसी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये प्रक्रिया नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके एक बार बैक करके फिर से देख लेना, यहाँ पे इसको पढ़ लेना, बात क्लियर हो जाएगा। पढ़ लो। अगला देखिएगा, और आज का आखिरी सवाल है, कल आप लोग अच्छे से अधीनस्थ न्यायालय पढ़ के आना, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ के आना, ठीक है। और इसके साथ साथ में भाग 8 यानी संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, इसको ही पढ़ के आना। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, नहीं, यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय में परामर्शी क्षेत्राधिकार, जैसे आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श वगैरह देते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परामर्श नहीं देते हैं, इनको कोई परामर्शी अधिकार नहीं प्राप्त है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। दोनों के दोनों साथियों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? तो 2 वर्ष के लिए की जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।